नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट को 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं उनके टेन्योर का। तो इन बीते 9 सालों में इंटरनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में, आंतरिक सुरक्षा के कंटेक्स्ट में मोदी गवर्नमेंट का क्या रिपोर्ट कार्ड रहा है, क्या-क्या रिकॉर्ड्स उन्होंने क्या-क्या हासिल किया और क्या-क्या फेलियर्स रहे हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग सब कुछ समझेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या होता है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इनका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो इंटरनल सिक्योरिटी मेनली क्या होता है, जो सिक्योरिटी ऑफ ए कंट्री विद इन इट्स बॉर्डर, एक डिफाइंड टेरिटरी है, हमारी इंडियन बॉर्डर्स है। तो उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो हम इंटरनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में समझेंगे। ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी किसके कंट्रोल में है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसके कंट्रोल में है? तो हमारे अमित शाह के अंडर में है। ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी के अगर कोई भी इश्यू होती है तो अ, कौन इसे कंट्रोल करती है? तो ये पुलिस करती है, जो इंडियन पुलिस है, हर स्टेट की जो पुलिस है वो कंट्रोल करती है। अगर पुलिस से कंट्रोल ना हो पाई देन ओनली सीएपीएफ मीन्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसमें कौन कौन सी फोर्स आ जाती हैं? सीआरपीएफ, सीएसएफ, इस तरह के फोर्सेस आ जाती है अगर कंट्रोल नहीं होती है। और इनसे भी अगर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स से कंट्रोल नहीं होती है देन हमें आर्मी बुलाना पड़ता है। तो ये हो गई इंटरनल सिक्योरिटी। अब एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या है? अगर कोई कंट्री, एक्सटर्नल कंट्री मतलब लेट सपोज चाइना या पाकिस्तान या कोई भी कंट्री हमारे अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट कोई एग्रेशन करती है, फॉरेन एग्रेशन जिसे कहा जाता है, तब वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में समझा जाता है। तो उसे कौन कंट्रोल करता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आ जाता है। तो मेनली वो अभी के प्रेजेंट राजनाथ सिंह जी के अंदर में आ जाता है। तो ये कौन काम कंट्रोल करता है? तो इसमें जितने भी आर्म फोर्सेस है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, सब इसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी का एक ब्रीफ आइडिया था। अब हम समझ लेते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी का सिचुएशन क्या है इंडिया में, किस किस बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो मेनली जो इंटरनल सिक्योरिटी ब्रॉडली जो क्लासिफाई किया गया है, इंडियन प्रॉब्लम्स क्या क्या है इंटरनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में, तो सबसे पहला जो है वो जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी एंड टेररिज्म। सेकंड जो है वो इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। फिर तीसरा है नक्सलिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे कम्युनलिज्म हो गया, या फिर नेशनल डिजास्टर हो गया, या साइबर क्राइम, कंट्रोल क्राइम्स, ड्रग से रिलेटेड, ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, ये सभी इंटरनल सिक्योरिटी के अंडर ही आता है। लेकिन हम लोग इन तीन टॉपिक्स को मेनली डील करेंगे इस वीडियो में, जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी एंड टेररिज्म। तो जब से इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब से ही ये प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। और इसकी जो राइज है, जो पीक पे पहुंच गए थे 1990s में, जब कश्मीरी पंडित्स को वहां से मारा जा रहा था, उनका जेनोसाइड हो रहा था। तो उसमें बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इंडियन मुजाहिदीन हो गया, साथ साथ जमातुल दावा, लश्कर ए तैयबा, जो सब सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान ओरिजिन है, पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है, पालता है। तो ये सब इसके कारण क्या हुआ, इंडिया जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर पंजाब रीजन में मिलिटेंसी टेररिज्म जैसे एक्टिविटीज बढ़ने लग गई थी। ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वहाँ पर दो मेन फैक्टर्स है। एक तो है वहाँ का जो है वो एक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट रीजन है, तो वहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के साथ साथ फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है। तो जो उस उधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो बॉर्डर्स है वो डिमार्केटेड नहीं है, इसीलिए उसे हम लोग पोरस बॉर्डर कहते हैं। तो पोरस बॉर्डर होने से क्या होता है कि इजीली जो म्यांमार या चाइना से या फिर बांग्लादेश से जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ग्रुप है या इंसर्जेंट ग्रुप्स है, वो इजीली इंडिया के अंदर आ जाता है। फिर वो अपना क्राइम या जो भी करना था वो करके वापस अपने देश में लौट जाते हैं। तो इन सब से भी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ में
वहाँ पर इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ में जे बहुत सारे जो वहाँ के नेता हैं वो अपना एक अलग देश चाहते हैं, जैसे कि नागालैंड के जो है उस समय ड्यूरिंग 1950s में अंगामी जापू फिजो रेज द बैनर ऑफ रिवोल्ट इन नागालैंड। वो चाहते थे कि एक नया देश बने, एक नागालैंड एक अलग खुद अपना देश बने। उसी तरह से आपने सुना होगा बोडोलैंड जो कि असम में पड़ता है, वो भी चाहता है कि एक अपना अ, देश बना ले, बाइफरकेट कर दे, इंडिया से अलग हो जाए। तो इससे क्या होता है, इन सब एक्टिविटीज से धीरे धीरे जो फायर है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्प्रेड हो जाती है। तो इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है इंटरनल सिक्योरिटी से कंटेक्स्ट में। फिर तीसरा जो है वो उसे हम लोग नक्सलिज्म या माओइज्म या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, कोई भी कह कुछ भी कह सकता है। तो इसका जो ओरिजिन है, इसका कहाँ से शुरू हुआ, तो मेनली ड्यूरिंग 1960s जब हम लोग पार्टीशन हुआ, इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था, तो इंडिया में बहुत सारी गरीबी थी, पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर डेवलपमेंट। लेकिन ये सब जो प्रॉब्लम थी वो ईस्टर्न इंडियाज में, ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स में बहुत ज़्यादा थी, मतलब कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सब पार्ट्स में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर डेवलपमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम थी। आज के टाइम पे भी देख कर समझिएगा आप कि जो वेस्टर्न इंडिया है और ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ये बहुत ज़्यादा वैरी करता है। तो ईस्टर्न इंडिया जो है आज भी अंडर डेवलप है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न इंडिया। तो इन सब कारणों से जो लेफ्ट विंग सोच है, जो माओइज्म सोच है, माओइज्म मतलब जो चाइनीज प्रीमियर थे माओ जेडोंग, उसकी जो आइडियोलॉजीज है उससे बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और नक्सलिज्म ज्वाइन कर लेते हैं। और इनका जो मेन टारगेट होता है नक्सलिज्म में, वो होता है गवर्नमेंट, एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज काम करता है। अगर कोई सिक्योरिटी कॉन्वॉय जा रही है या आर्मी का कोई कॉन्वॉय जा रही है, सीआरपीएफ सीएपीएफ का, तो उस पर अटैक कर देते हैं, या फिर कोई ब्यूरोक्रेट जा रहा होता है तो उन पे ये बेसिकली ये लोग अटैक करते हैं, और एंटी नेशनल या एंटी गवर्नमेंट जो एक्टिविटीज होती है उसे वो कंडक्ट करता है। तो इनका मोडस ऑपरेंडी यही होता है। अब हम लोग इंडिविजुअली सारे टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला जो है हमारा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। तो पिछले 9 सालों में फ्रॉम 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया वो पहले समझ लेते हैं। तो जैसे ही मोदी गवर्नमेंट पावर में आती है तो वो अनाउंस करती है 80,000 करोड़ पैकेज की जम्मू कश्मीर में, ताकि डेवलपमेंट ला सके और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम हो सके। साथ ही साथ में 2016 में क्राइसिस हो जाता है, बुरहान वानी का क्राइसिस, जिसके कारण ये जो अनाउंस हुआ था पैकेज वो पहुंचता ही नहीं है, और बहुत सारे करप्शन वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, तो बुरहान वानी क्राइसिस, उसके बाद एक्सटेंडिंग एन ऑलिव ब्रांच टू डिसेंटिंग यंगस्टर्स। मेनली यंगस्टर जो थे उनके पास कोई काम नहीं होता था, अंडर एम्प्लॉयमेंट था, अनएम्प्लॉयमेंट था। तो इसलिए वो जो मिलिटेंसी से एक्टिविटीज थे, जैसे स्टोन पेल्टिंग करना, ये सब उनका काम होता था। उनको पैसा मिल जाता था कि आप लोग पत्थर फेंके आर्मी पे या इंडियन गवर्नमेंट पे, तो उनको पैसा मिल जाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एनडीए गवर्नमेंट स्पेशली ने ये यंगस्टर से बात की, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खोले, स्टार्टअप्स जैसे आइडियाज और भी बिजनेस जैसे आइडियाज उनके लिए प्रमोट की गई, ताकि यंगस्टर जो है, मेनली यंगस्टर, वो मिलिटेंसी को छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ जाए और अच्छे काम करें। ठीक है, तो ये एनडीए गवर्नमेंट ने बताया था, मतलब किया था। फिर साथ ही साथ में पुटिंग हुरियत लीडर्स बिहाइंड द बार। हुरियत लीडर्स वैसे वो लीडर्स हैं जो जम्मू कश्मीर को तोड़ना चाहते हैं और वो पाकिस्तान में ज्वाइन करा देना चाहते हैं। मेनली उनका यही थिंकिंग है कि किसी तरह से उनको जम्मू कश्मीर, मेनली कश्मीर को ब्रेक करके पाकिस्तान में ज्वाइन कराया जाए। तो उनको जितने भी लीडर्स थे, आपको पता होगा यासीन भटकल, ऐसे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। फिर इलेक्शन होती है तो जो एनडीए गवर्नमेंट है वो अलायंस करती है, पीडीपी जो लोकल गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर की, उसके साथ अलायंस करती है, कुछ साल काम करती है, उसके बाद जाकर ये काम करना उन दोनों अलग हो जाता है। फिर 5 अगस्त, 5 अगस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है पूरे इंडियन हिस्ट्री के लिए। 5 अगस्त 2019, इसमें क्या हो जाता है कि जो आर्टिकल 370 है
मेनली उसे रिमूव कर दिया जाता है, जो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था। और उसके कारण क्या हो गया, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो एक हमारा स्टेट हुआ करता था, वो दो यूनियन टेरिटरीज में बट जाता है, और आर्टिकल 370 जो है वो स्नैच हो जाता है। तो इनका जो स्पेशल स्टेटस है खत्म कर दिया जाता है। तो अमित शाह ने ये पॉलिसी लाई थी पार्लियामेंट में, आपने वीडियो जरूर देखा होगा। तो इनका ये कहना था कि आर्टिकल 370 के कारण ही करप्शन एंड सेक्शनिज्म्स इन कश्मीर बढ़ गई है। सेक्शनिज्म का मतलब होता है कि इंडिया से किस तरह से अलग हुआ जा सके और एक अपना नया देश बनाया जा सके। तो वैसे लीडर्स जो फॉलो करते हैं तो उसको कहा जाता है। तो करप्शन जैसे पॉलिसीज, जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा तो भेजती थी 80,000 करोड़, लेकिन पब्लिक के हाथ में नहीं आता था। तो पब्लिक के हाथ में पैसा नहीं होता था, तो उससे और भी ज्यादा मिलिटेंसी की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती थी। जहां पर भी डेवलपमेंट नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की इश्यूज होगी, वहां पर इस टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे। तो वो अमित शाह ने इसीलिए आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया, कि ताकि जो टेररिज्म मिलिटेंसी के जो काम है उसे कम किया जा सके, और साथ ही साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे डेवलपमेंट हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे यंगस्टर्स को अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस प्रोवाइड कराना, ये फोकस हो गया था आफ्टर आर्टिकल 370। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई है। तो जब 370 हट रही थी, तब बहुत सारे आर्मी पर्सनल्स जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग ने कश्मीर में डिप्लॉय कर दी की थी, ताकि जो सिक्योरिटी कंडीशंस है कश्मीर में वो ख़राब ना हो जाए। बहुत टाइम के लिए, बहुत महीनों के लिए इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई थी कश्मीर में। एंड टफ एक्शन टेकन बाय द सेंट्रल एजेंसीज, जैसे कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिंग एजेंसी, ये सब ने बहुत सारे टफ एक्शंस लिए थे, ताकि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसे कॉम्प्रोमाइज ना हो सके। तो इस ऐसे अ, ऐसे स्टेप्स के बाद क्या हो गया, जो स्टोन पेल्टिंग जो होती थी आर्मी पर्सनल्स के ऊपर, उनके जो कॉन्वॉयज पे होती थी, वो बिल्कुल ही जीरो हो गई थी स्टोन पेल्टिंग। और कुछ महीनों में आप देखे होंगे, पिछले 1-2 सालों में स्टोन पेल्टिंग जैसे कभी भी कोई इंसिडेंट नहीं सुना होगा आपने न्यूज में। तो ये बेसिकली जम्मू कश्मीर का रिपोर्ट कार्ड है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये यूपीए गवर्नमेंट कांग्रेस के टाइम का था, और ये एनडीए गवर्नमेंट का। तो एक्ट ऑफ टेरर में 59% डिक्रीज हुई है ड्यूरिंग द एनडीए गवर्नमेंट इन कंपैरिजन टू द यूपीए गवर्नमेंट। फिर इन्फिल्ट्रेशन का जो इशू होता था, जो पाकिस्तान से जो टेररिस्ट ग्रुप्स घुस जाते थे, उसमें भी 42% रिडक्शन हुई है। फिर स्टोन पेल्टिंग जैसे एक्टिविटीज में तो 94% रिडक्शन हुई है, और पिछले 1-2 सालों में तो 100% रिडक्शन हो गई है। ठीक है। फिर डेथ ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल, वो भी डिक्रीज हुई है, 70% डिक्रीज हुई है डेथ ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल। तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। ठीक है। लेकिन एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, वो है स्पीड किलिंग्स ऑफ द सिविलियंस। आफ्टर आर्टिकल 370 क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट का ये मोटिव था कि जितने भी कश्मीरी पंडित थे उन्हें फिर से रीसेटल किया जाए उनको कश्मीर में। तो कश्मीरी हिंदूज को मेनली जो टेररिस्ट या मिलिटेंट्स है वो अटैक कर रहे हैं, उनको किल कर रहे हैं। ठीक है। तो कश्मीरी हिंदू, साथ ही साथ में जो नॉन कश्मीरी रेसिडेंट्स हैं ऑफ द वैली, जैसे कि जो लेबरर्स जो काम करने जाते हैं, या जो नॉन कश्मीरीज हैं, वो वैली में जब काम करने जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम यूपी, बिहार, झारखंड, उन पे अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है, वो धीरे धीरे क्या कर रही है, इंटरनल सिक्योरिटी स्पेशली कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, वो डिग्रेड कर रही है। ठीक है। तो ये था जम्मू कश्मीर का रिपोर्ट कार्ड। अब हम लोग समझ लेते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में। ठीक है। तो जब मोदी गवर्नमेंट नई नई आई थी, तो वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई थी, जिसके तहत वो क्या कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जो बाकी इंडिया है उससे किस तरह से कनेक्ट किया जाए, इसके इसके लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रोडवेज डेवलप की गई थी। आपको पता होगा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये वाला जो कॉरिडोर है, उसको ब्रॉडन किया जा रहा था, रोड्स को वाइडन किया जा रहा था। साथ ही साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कोलकाता से आसाम, बांग्लादेश क्रॉस करते हुए जो ट्रेन जा रही थी, वो बहुत सारे लॉन्चेस की गई। सिमिलरली सी रूट के थ्रू भी हम लोग
नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट कर रहे थे, जैसे कालादान प्रोजेक्ट हो गया, उससे भी हम लोग कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ा रहे थे। अब एयरपोर्ट, ये इन सब फैसिलिटीज भी, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये सब किसके तहत हो रहा था? एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। क्योंकि यहाँ पर चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ऊपर में चाइना है, तो ये चाइना चाहता है कि किसी तरह से इस जो चिकन स्नेक को ब्रेक कर दिया जाएगा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो अलग हो जाएगा इंडिया से। तो ये इनका मोटिव था। ठीक है, तो एक्ट इस पॉलिसी के तहत तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो ही रहा था, साथ ही साथ में गवर्नमेंट का फोकस था कि जितने भी पीस एग्रीमेंट है उससे साइन कर लिया जाए विद द इंसर्जेंट ग्रुप्स एंड ब्रिंगिंग देम बैक टू द नेगोशिएटिंग टेबल। कि जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स है जिनको अपना अपना अलग अलग देश बनाना था, उनके साथ बात करके जितने भी पीस एग्रीमेंट हो सके वो पॉसिबल साइन किया जा सके। तो पिछले 9 सालों में बहुत सारे ऐसे पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है, जैसे बोडो ग्रुप्स के साथ हुआ है जो असम से है, फिर यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट उनके साथ पीस एग्रीमेंट हुआ है, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन मणिपुर, फिर कार्बी एंगलोंग ग्रुप्स जो असम से है, साथ ही साथ में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, कार्बी लोंगरी, नॉर्थ कचार हिल्स लिबरेशन फ्रंट, इन सब के साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने पीस डील साइन की है। लेकिन और एक प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वो है इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि देखिएगा तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और इधर में सिक्किम। तो सिक्किम में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट फ्रॉम जो चाइना से थ्रेट आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, असम इकलौता नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो बाकी सारे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अरुणाचल, मेघालय, सबसे कनेक्टेड है। तो मेनली इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है, वहाँ बॉर्डर्स सही तरह से डिमार्केट नहीं की गई है। आफ्टर इंडिपेंडेंस से ही बॉर्डर सही तरह से इंडिपेंडेंस मतलब डिमार्केट नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वाटर बॉडीज है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत ज़्यादा रिच है वाटर बॉडीज से, तो यहाँ पर पोरस बॉर्डर होने के कारण डिमार्केट नहीं की गई है, तो बहुत ज़्यादा किलिंग्स होने लगती है इधर उधर से। आपको पता चला होगा कि असम और मेघालय मेघालय की फाइटिंग हुई थी। और रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने भी बहुत ऐसे सारे डील साइन किए थे जिससे जो इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे भी कम किया जा सके। तो असम को जो है वो बहुत सारे स्टेट से, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, असम, नागालैंड, इन सब से ही बॉर्डर्स, जो स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम कॉज करता है इंटरनल सिक्योरिटी को, जी इंटरनल सिक्योरिटी को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने में, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो रिपोर्ट कार्ड है वो है, ये स्टेबल में है। तो जो वायलेंट एक्ट हुई है, तो यूपीए गवर्नमेंट के कंपैरिजन में एनडीए गवर्नमेंट में 68% रिडक्शन हुई है वायलेंट एक्ट्स में। फिर डेथ ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस, उसमें भी 60% रिडक्शन हुई है ड्यूरिंग द एनडीए गवर्नमेंट। सिविलियन डेथ्स जो है वो 60% ऑलमोस्ट कम हो गई है ड्यूरिंग द एनडीए गवर्नमेंट, सिर्फ 317 ही है। तो ये बेटरमेंट हुई है धीरे धीरे पिछले 9 सालों में। मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे भी बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। तो इस स्टेप्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था? द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप्स दैट इज टेकन इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिमूवल ऑफ द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसे हम लोग आफ्सपा एक्ट भी कहते हैं। तो ये एक कॉलोनियल एक्ट है। तो इस एक्ट के थ्रू इससे बहुत ज़्यादा बहुत क्रिटिसाइज किया गया, इस एक्ट को बहुत कंट्रोवर्सी में रहता है। तो ये जो एक्ट है वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से रिमूव कर दिया गया है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि अलग अलग स्टेट में क्या सिचुएशन है। जैसे त्रिपुरा एंड मेघालय में आर नाउ कम्प्लीटली फ्री ऑफ आफ्सपा। तो एट प्रेजेंट टाइम्स त्रिपुरा एंड मेघालय ऐसे दो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहां पर आफ्सपा एक्ट लागू नहीं होता। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा कौन सा स्टेट है पूरे इंडिया में जिसमें सबसे पहले आफ्सपा एक्ट को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया था। तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर असम में 60% ऑफ द जो जोग्राफिकल एरिया है उसमें आफ्सपा एक्ट नहीं लगता है। मणिपुर में क्या सिचुएशन है? द गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड आफ्सपा फ्रॉम 15 पुलिस स्टेशंस ऑफ 6 डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसमें भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम लोग आफ्सपा एक्ट को रिमूव कर रहे हैं। नागालैंड में भी सेम है, 15 पुलिस स्टेशन ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट में भी रिमूव कर दिया गया है।
अरुणाचल प्रदेश आफ्सपा इज फोर्स इन ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट। तो अरुणाचल प्रदेश में ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट में आफ्सपा एक्ट लागू होता है, एंड इन 2 पुलिस स्टेशन ऑफ 1 डिस्ट्रिक्ट। तो आफ्सपा एक्ट से रिमूवल से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। लेकिन कुछ ऐसे फेलियर्स भी हुए हैं बाय द इंडियन गवर्नमेंट। रिसेंटली आपको 2021 का इंसिडेंट पता होगा, मॉन डिस्ट्रिक्ट में जो 13 इनोसेंट सिविलियंस की किलिंग हो जाती है बाय द इंडियन आर्मी, और इन नागालैंड मॉन डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। लेकिन इसमें भी जो सिविलियंस थे उनको जस्टिस नहीं मिलती है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंडियन आर्मी को जो भी इन्वॉल्व थे इन किलिंग्स में उनको पनिश नहीं करती है, क्योंकि क्योंकि उनको बेनिफिट कहाँ से मिल जाता, तो वो आफ्सपा एक्ट के थ्रू। आफ्सपा एक्ट क्योंकि लागू था उस समय में, तो इसीलिए इंडियन आर्मी को पर्सनल्स को पनिश नहीं किया गया है फॉर द किलिंग्स ऑफ 13 इनोसेंट सिविलियंस इन मॉन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। तो इससे भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो खुश नहीं है, मेनली नागालैंड के। फिर और एक जो बहुत सारे पीस डील हुए थे, लेकिन जो एक मेजर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस डील था वो है नागा पीस अकॉर्ड। वो अभी भी नहीं पीस डील साइन हुआ है। ये 1950 से चला आ रहा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस ओनली, लेकिन ये अभी तक साइन नहीं हुआ है। तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू जो मीडिएटर थे नागा इंटरलोक्यूटर RN रवि, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे बात करते थे with the NSC NIM चीफ थी मुएवा, इनके साथ में बात करते थे। लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। नागा पीस डील अभी भी साइन नहीं हुआ है। अगर नागा पीस डील साइन हो जाता तो ये जो इंसिडेंट थोड़े मोड़े हो रहे हैं वो भी बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। ठीक है। फिर रिसेंटली आपको 1 महीना पहले ही न्यूज़ सुनने आया होगा कि मणिपुर में जो ट्राइबल्स के बीच में जो फाइटिंग चल रही है, उसके कारण इंडियन आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ गया था मणिपुर में। और आज के टाइम पे भी ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है, लेकिन कुछ ना कुछ घटनाएं, छुटपुट घटनाएं होती रहती है मणिपुर में, जो कुकी एंड मीती पीपल के बीच में, जो ट्राइबल्स लोगों के बीच में जो फाइटिंग हो रही है। ठीक है। फिर अब हम लोग समझ लेते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म या माओइज्म। ये तीनों ही टर्म्स एक ही चीज है। ठीक है। तो इन अप्रैल 2006 द देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे यूपीए गवर्नमेंट के, कॉल्ड नक्सलिज्म द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एवर फेस्ड बाय द इंडियंस। ठीक है। तो ये इसे नक्सलिज्म को, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को सबसे बड़ा थ्रेट समझते थे, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज को। ठीक है। तो ये मनमोहन सिंह का कहना था। तो इसीलिए यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर बहुत सारे ऐसे काम किए गए थे जिससे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म को खत्म कर दिया जाए। तो यूपीए गवर्नमेंट ने भी बहुत काम किया। साथ ही साथ में जब मोदी गवर्नमेंट आया 2014 में, तो माओइज्म हैज बीन ईदर वर्चुअली फिनिश्ड और वाज ऑन इट्स लास्ट लेग इन स्टेट्स जैसे कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। तो इन सब स्टेट्स में तो बहुत कम है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार में ना के बराबर है अब। आंध्र प्रदेश में भी अब ये बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है। तो एनडीए गवर्नमेंट अब जो मेजर जो कोर एरिया है जो नक्सलिज्म का, वो है छत्तीसगढ़ में बस्तर रीजन, जहां पर हमारा जो दंडकारण्य वाला रीजन है, दंडकारण्य वाला जंगल जो है, वहां पर जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर अभी भी माओइज्म नक्सलिज्म की जो थ्रेट है वो बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ में महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, वहां पर भी वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर जोन है। तो ये जो मैप है वो रेड कॉरिडोर शो करता है कि रेड कॉरिडोर मतलब, क्योंकि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो रेड कलर से एसोसिएट करते थे। ठीक है। तो ये जो स्टेट्स है, ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स, जो ऑलमोस्ट आंध्र प्रदेश से शुरू हो जाता है, आंध्र प्रदेश, थोड़े से तेलंगाना में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, लिटिल बिट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सब में, ये सब रीजन को रेड कॉरिडोर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। लेकिन धीरे धीरे वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सब में डिक्रीज हो गया है। ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में होने के बहुत सारे कारण है। फर्स्ट, एक ज्योग्राफी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो फॉरेस्ट एरिया होने के कारण वो लोग इजीली फॉरेस्ट में छुप जाते हैं और अटैक करके वो फॉरेस्ट में छुप जाते हैं। तो
इजीली वो बच जाता है। साथ ही साथ में ये लोग का जो मोडस ऑपरेंडी है, नक्सलाइज्ड का जो मोडस ऑपरेंडी है, वो एक स्टेट में क्राइम करेंगे, लेट सपोज वो छत्तीसगढ़ में क्राइम करेंगे और वो भाग जाएंगे नियर बाइंग स्टेट्स जो जंगल होंगे, महाराष्ट्र में भाग जाएंगे, उड़ीसा में भाग जाएंगे। तो इससे क्या होगा, क्योंकि हमारे इंडियन पुलिस जो है वो हर स्टेट की अलग अलग पुलिस होती है, अलग स्टेट कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो पुलिस को कंट्रोल नहीं करता है। इसके कारण क्या होता है, वो इजीली बच जाता है। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे नक्सलिज्म को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस वो कंडक्ट किए जाते थे। साथ ही साथ में सेटिंग अप कैंप्स डीप इन द जंगल्स टू इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ द स्टेट। डीप सेटिंग ऑफ द कैंप्स, बहुत सारे जंगल्स में डीप कैंप्स सिचुएटेड थे। फिर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के लिए काम किए गए हैं, जैसे बिल्डिंग ऑफ रोड्स, सेटिंग अप ऑफ मोबाइल फोन टावर्स, हेल्पिंग द स्टेट पुलिस फोर्सेस टू मॉडर्नाइज एंड ट्रेन देम टू फाइट अगेंस्ट माओइस्ट। ठीक है, तो ये सब स्टेप्स लिए गए हैं। साथ ही साथ में एक बटालियन बनाई गई है जिसे कहा जाता है कोबरा कमांडोज का, जो स्पेशली नक्सलाइज्ड के लिए ही बनाया गया है, कोबरा कमांडोज। ठीक है, तो ये डिप्लॉय रहता है ताकि नक्सलिज्म जैसे इंसिडेंट्स को कम किया जा सके। ठीक है, लेकिन जो मैंने बताया कि जो माओइस्ट का कोर जो जोन बन गया है वो बेसिकली बस्तर जो छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है। तो इन सब स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने पिछले 9 सालों में या फिर यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे भी जो लिया गया था, उससे क्या हुआ, जो वायलेंट इंसिडेंट होते थे वो अब धीरे धीरे डिक्रीज हो गए। जो सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग्स होती थी उन पे भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुए हैं, जैसे कि लास्ट 5 ईयर्स 2018 से 2022 में 1132 वायलेंट इंसिडेंट जो हुए थे बाय द नक्सलाइज्ड। ठीक है, जिसमें कि 168 सिक्योरिटी पर्सनल, साथ ही साथ में 335 सिविलियंस की जान जा चुकी है। तो ये सब जितने भी इंसिडेंट हुए 70 to 90% जो डेथ होते हैं वो छत्तीसगढ़ रीजन में होते हैं, और छत्तीसगढ़ में भी बस्तर वाले रीजन, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का रिपोर्ट कार्ड है मेनली। तो वायलेंट एक्ट 50% रिडक्शन हुई है ड्यूरिंग द एनडीए गवर्नमेंट। रिलेटेड डेथ्स जो है वो 66% डिक्रीज हुई है। साथ ही साथ में डेथ ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस वो 71% कम हो गई है। और सरेंडर ऑफ द माओइस्ट जो है वो सरेंडर जो है, माओइस्ट सरेंडर कर दे रहे हैं ताकि वो मेन स्ट्रीम जो आम लोगों की जिंदगी वो जी सके, तो उसमें बढ़ोतरी हुई है, 140% इंक्रीज हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये सब जो इंसिडेंट है, ये सब जो क्राइम्स होते हैं, ये सब क्यों होते हैं, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट नहीं होती है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होती है, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं देती है। तो ये सब के कारण ही ऐसे इंसिडेंट होते हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो सके, और यहाँ के जो लोग हैं, स्पेशली ईस्टर्न इंडिया के जो लोग हैं, वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। तो गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव स्टेप्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके ये नक्सलिज्म जैसे इश्यूज को हम लोग कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। डेवलपमेंट नहीं होगी तो नक्सलिज्म कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर एक और छोटी सी जो टॉपिक है वो है जिहादिस्ट टेररिज्म, जो कि धीरे धीरे इंडिया में ये भी एक इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो जिहादिस्ट टेररिज्म का मतलब क्या है, जिहाद का मतलब क्या होता है, होली वॉर। इस्लाम के अकॉर्डिंग इसे होली वॉर कहा जाता है। ठीक है, तो मेनली जो इंडियन यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो मेनली यंग मुस्लिम्स वो ज्वाइन करना चाहते हैं जो आईएसआईएस ग्रुप है, जिस जो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इस्लामिक रिलीजन को प्रोफेस करना बोलते हैं। मेनली जो सीरिया, इराक, इन सब स्टेट्स में होती है। तो वो धीरे धीरे उनको ज्वाइन कर रहे हैं। आपने ऑब्वियसली केरला स्टोरीज की कंट्रोवर्सी देखी होगी, या फिर वो पिक्चर भी देखा होगा। मैंने वो देखा नहीं है, लेकिन उन ट्रेलर से लगता है कि वो भी इसी बेस पे था, जिसमें कि यंग यूथ जो है वो इंडिया का, जो जिसके पास कोई काम नहीं है, वो आईएसआईएस जैसे
जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वॉल्व हो रही है, उनके पास जा रही है, ट्रेनिंग ले रही है, ताकि अपने देश में आकर वो फिर से कैओस क्रिएट कर सके और लोगों के जो इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है उसको और कॉम्प्लेक्स कर दिया किया जा सके। तो ये मेनली यंग जो यूथ होते हैं उनको उनका ब्रेन वॉश किया जाता है बाय द इस्लामिक स्टेट्स, और उनको अपने अंदर में फंसा दिया जाता है पैसे के लालच में, या बहुत सारे ऐसे लालच है जिसके अकॉर्डिंग उन्हें फंसा दिया जाता है। तो इसके खिलाफ इंडियन गवर्नमेंट क्या काम करती है, तो एजेंसीज जितने भी है, चाहे वो रॉ हो या एनआईए हो या सीबीआई हो, वो सर्वेलेंस सर्वेलेंस ऑन सोशल मीडिया एक्टिविटी कि यूथ, इंडियन यूथ क्या देखता है, कौन कौन से वीडियोस किसको क्या लाइक करता है, वो सब सर्वेलेंस सोशल मीडिया पे ये सब एजेंसीज काम करती है। डिस्कसिंग इस्लामिक स्टेट आइडियोलॉजी, फिर उनको वैसे यूथ को काउंसिल किया जाता है, काउंसिलिंग किया जाता है ताकि वो रिक्रूट ना हो सके। और हर कंट्री में उनके जो आईएसआईएस के रिक्रूटर्स होते हैं, तो मेनली रिक्रूटर्स क्या काम करते हैं, वो यूथ को जिनके पास कोई काम धंधा नहीं रहता उनको ब्रेन वॉश करते हैं ताकि वो आईएसआईएस को ज्वाइन कर सके। तो वैसे रिक्रूटर्स को पकड़ा जा रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है, उनके यूएपीए एक्ट लागू किया जा रहा है उन पे। फिर ऐसे जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो सर्कुलेट करते हैं उन्हें भी ब्लॉक किया जा रहा है। तो ये सब गवर्नमेंट स्टेप्स ले रहे हैं। साथ ही साथ में गवर्नमेंट आल्सो टुक सम कंट्रोवर्शियल स्टेप्स, जैसे कि अमेंडिंग द एनआईए एक्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट को अमेंड किया गया, साथ ही साथ यूएपीए एक्ट को, जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट को ये अलाउंस मिल जाती है कि टू डेजिग्नेट इवन एन इंडिविजुअल एट टेररिस्ट। भले ही वो इंडिविजुअल कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली ना जुड़ा हो, लेकिन उस इंडिविजुअल को टेररिस्ट कंसिडर किया जा सकता है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि पीएफआई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उसे भी बैन कर दिया गया था। तो ये सब जिहादिस्ट टेररिज्म के से ही रिलेटेड है। ठीक है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स है, इंटरनल सिक्योरिटी के जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो सिर्फ उसे सॉल्व इजीली किया जा सकता है अगर हम लोग डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर सके, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यूथ को ज़्यादा प्रोवाइड कर सके, क्योंकि इन सब एक्टिविटीज़ में हमारे जो यूथ है वही इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रहा है या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रहा है, या फिर उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। तो गवर्नमेंट को इन सब एस्पेक्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, और साथ ही हम जो यंग यूथ है उसे भी हम लोग को मॉनिटर करना पड़ेगा, सही शिक्षा देनी होगी ताकि वो इन सब एक्टिविटीज से दूर रहें। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स मिलता रहे। अगर कोई सुझाव या कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और साथ ही साथ ये इंस्टाग्राम पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना आईडी अटैच कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।